हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक मॉडल्स की सीरीज में दूसरा टॉपिक, दूसरा मॉडल समझने वाले हैं। सेकंड मॉडल इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल आप लोगों के लिए नया नहीं है। यू हैव स्टडीड द सेम कॉन्सेप्ट, सेम एटॉमिक मॉडल इन क्लास 9th एज वेल। तो देखिए, एक बार बस उसी चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू के अंदर में जाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड allowed alpha particles to strike thin gold foil। रदरफोर्ड ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस मॉडल में किया क्या है, देखो उसका जो मॉडल है वो बाद में समझाएगा, अभी मैं मॉडल नहीं समझा रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस दैट हैज हैपेंड इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट। अपन इनकी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या हुआ है अपन इनके बारे में सोचेंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ किया कि गोल्ड फॉइल पे जाके टकराए, ठीक है। अब इसके टकराने की वजह से हुआ क्या, टकराने की वजह से मतलब यहां पर क्या किया था, आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस भी तो मिली होंगी, ऑब्जर्वेशन मिली होंगी। तो उसके बेसिस पे इसने क्या कर दिया, एटम को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें यह जानना है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट था कि अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स अलाउ किए, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते क्या है, इस मॉडल को, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं। अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, प्रकीर्णन मतलब फैलना, अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे हर दिशा से उसके ऊपर में, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर में ऐसा उसके ऊपर में स्ट्राइक करवाया गया हर दिशा से। तो पहले एक बार जान लेते हैं भाई कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे कैसे हुए होंगे, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगी। क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें अपन को क्लियर नहीं होंगी तब तक हम लोग इस एटम को अच्छे से समझने की कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसने बहुत ही सिंपल सी बात बोली अपन लोगों को, और बहुत सिंपल सी बात यही थी कि देखो, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसा है, वो एक बार अपन बना लेते हैं ताकि अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये जो है, ये अल्फा पार्टिकल्स का क्या है, सोर्स है। मतलब जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है पहले वो बता देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ इधर साइड में। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स कब बनते हैं, हीलियम गैस को ही क्या अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, नहीं। अल्फा पार्टिकल्स कब बनते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं, देखो इसको ऐसा लिख लो, अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक मास कितना होता है, 4। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है या नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो इसके ऊपर में +2 चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर में होता है। तो देखो, आप लोगों से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स का मास 4 AMU होता है। अगर मोल्स में पूछे तो 4 ग्राम होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा पार्टिकल्स पे कोई चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। यहां तक की संभावनाओं से अपन मना नहीं कर सकते, यहां तक तो अपन को पता ही होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां पर एक शील्ड लगा रहे हैं। ये बीच में हम लोगों ने एक फिल्म लगा दी, शील्ड का मतलब होता है फिल्म लगा दी। अब देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर ये पूरी फिल्म जो है वो इस तरीके की बनाई गई है कि इससे रेज जो है वो पास नहीं हो सकती, राइट।
मतलब अल्फा पार्टिकल्स किससे पास होंगे, इस छोटे से होल से ही पास होंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग स्लिट भी बोल सकते हैं और इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, फिल्म भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा पर्दा लगाया है जिसमें एक छोटा सा होल किया गया है, सिर्फ यहीं से निकल के अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे। तो ये कौन से पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं। कहाँ से आए, सोर्स से आए। बोले सब डायरेक्शन में क्यों नहीं आ रहे, सब डायरेक्शन में इसलिए नहीं आ रहे हैं ये, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी फिल्म लगाई है जो, जैसे देखो एक सिंपल सी बात, मैंने आपको कुछ समझाया था, कैथोड रे समझाया था। कैथोड रे भी क्या करती है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से कैथोड रे आ रही है, तो कैथोड रे पीछे की तरफ शेडो बना सकती है, लेकिन पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती। ठीक वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स भी थिकर ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती है, केवल जो होल बना रखा है उसी से स्ट्रेट लाइन के अंदर में पास होके जाती है। ठीक, अब आगे क्या रखा हुआ है, आगे हमारे पास रखा हुआ है एक गोल्ड फॉइल का टुकड़ा। आगे हमारे पास क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉइल का टुकड़ा रखा हुआ है। इस गोल्ड फॉइल के टुकड़े पे मतलब हम लोग ऐसा जो है वो छोटे छोटे डॉट्स लगा देते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, ये मैं समझा। देखो ये छोटे छोटे डॉट्स लगा रहे हैं। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स, यहां तक हमें अभी भी अल्फा पार्टिकल्स कोई विजिबिलिटी नहीं है कि ये अल्फा पार्टिकल यहां आया, ये आया, ये अभी तक विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको अपन ने नॉमेनक्लेचर किया कि ये क्या होना चाहिए, ये तो गोल्ड फॉइल। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि इसके बाद भी तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो देखो इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद एक ऐसा यू शेप का एक ऐसा फ्रेम बना दिया गया है। यू शेप का क्या बना गया, फ्रेम बन गया। यू शेप का फ्रेम बन गया। ये जो फ्रेम है, यू शेप का जो फ्रेम बना है, ये यहां से, अब देखो अल्फा पार्टिकल्स हमें दिखते तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस यू शेप के फ्रेम पर कोटिंग कर लेते हैं फॉस्फोरोसेंट मटेरियल का। क्योंकि जब हमें पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कैसे करें। तो उसको ऑब्जर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका था, या सबसे बढ़िया जो पार्ट है वो ये है कि हम लोग कोई फॉस्फोरोसेंट मटेरियल लगा दें, स्फुरदीप्त पदार्थ लगा दें। ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, याद है आप लोगों को फॉस्फोरोसेंट मटेरियल कौन सा होता है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। यू विल नॉट बिलीव कि एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वो देखो एक बार आप। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे सीधे चले गए। सीधे चले गए तो यहां पर क्या बन गया, एक स्पॉट बन गया। यहां पर स्पॉट बन गया, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास होके आते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद भी जानते हो कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कहीं पर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे उसका ग्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है वहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पर अभी बाकी सब जगह भी अभी अपन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया कि ग्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्लो यहीं पर ही मिला। ठीक है, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे, ढंग से समझना, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो थोड़े थोड़े एंगल्स पे डेविएट होके चले गए। तो देखिए थोड़े थोड़े एंगल्स पे डेविएट होके चले गए, मतलब कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ पार्टिकल्स इधर की तरफ चले गए। सम ऑफ द पार्टिकल्स लाइक वो पार्टिकल्स कुछ ज्यादा एंगल पे भी डेविएट हो गए और वो इधर आ गए, और कुछ पार्टिकल्स जो ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए वो इधर की तरफ आ गए। ठीक है, और सम ऑफ द पार्टिकल्स वर लाइक दैट, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो जस्ट पीछे की तरफ आ गए, मतलब जिस रास्ते से आए थे उसी से पीछे की तरफ भी आ गए। बोले आपको कैसे पता चला, अल्फा पार्टिकल्स दिखते तो है नहीं, आप अपनी इच्छा से कैसे बना सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें कैसे पता चली, ये ऑब्जर्वेशन हमें पता चली जब हमने इस प्लेट को भी क्या कर दिया, जब हमने इस प्लेट के ऊपर भी पीछे की तरफ, देखो प्लेट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट
जहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, दूसरा पार्ट पीछे की तरफ से क्या आ रहा है, पीछे की तरफ से अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ऐसा ब्राइट स्पॉट बन जाएगा कि यहां पर भी चमक आ रही है। तो यहां पर ये जो चमक हो रही है, ग्लो हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मतलब सम ऑफ द पार्टिकल्स आर कमिंग बैक, आर बाउंसिंग बैक टू द मेन डायरेक्शन, टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं जहां पे थे। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, राइट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद ये जो है, बोले ये प्लेट किसका है, ये प्लेट आयरन का है। आयरन के ऊपर किसका कोटिंग किया हुआ है, ZnS का कोटिंग किया हुआ है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आयरन के ऊपर ZnS का कोटिंग किया हुआ है और ये एक ऐसा फिल्म जैसा है, ठीक है, ऐसा कवर करके रखता है ये इसको, ये आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंट हो गए तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमारे को ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए। क्लियर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। चल, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या रदरफोर्ड के टाइम पे गोल्ड बहुत सस्ता था क्या, हा? जो गोल्ड की शीट लेके आया, बताओ। तो काफी सारे लोगों के पास इसका आंसर है, लेकिन अपन लोग इसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में जानना चाहें कि भाई ऐसा क्या है कि गोल्ड पे ही मेहनत करी इसने, किसी और पे मेहनत करी नहीं। तो देखो, सबसे मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई गोल्ड फॉइल, है ना, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, चलो गोल्ड फॉइल भी ले ली तो ले ली, लेकिन इतनी मेहनत क्यों कराई, थिन फॉइल क्यों, थिक फॉइल ले लेते, थोड़ी मोटी फॉइल ले लेते, थिन फॉइल क्यों। तो ये दोनों को अपन लोगों को डिस्कस करना है ना। तो अब देखो, आप लोग एक टर्म जानते हो, मैलेबिलिटी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या मतलब है, देखो बस यही टर्म समझ लो, आप लोग के आंसर्स इससे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि पीट के उसके ऊपर में स्ट्राइक कर करके उसको क्या करना है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की, किसी भी एलिमेंट को, गिवन ऑब्जेक्ट को थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड की। तो गोल्ड की क्या होती है, गोल्ड हैज़ हाईएस्ट मैलेबिलिटी। गोल्ड की मैलेबिलिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर में क्या कर सकते हो, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि गोल्ड सबसे पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता था, इसलिए गोल्ड लिया गया। गोल्ड महंगा था, सस्ता था, ये हमने नहीं देखा, क्योंकि रिसर्च का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि रिसर्च के टाइम पे अपन ये सब नहीं देख पाते। रिसर्च के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही देखी जाती है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो पैसे की वाली बात नहीं है, मतलब गोल्ड फॉइल जो है वो तो लेनी थी, और इसलिए लेनी थी क्योंकि गोल्ड को जो है सबसे पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे पतली शीट में क्यों कन्वर्ट करना है यार। तो मतलब अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया, मान लो एक शीट का एक मैंने पार्ट बनाया है। अब आप देखो यहां पर ये जो है, जो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। अब दिखने में तो हमें ये कैसे दिख रहे हैं, सर्कल के जैसे दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी ये कैसे हैं, इन रियलिटी ये स्फीयर है, ठीक है। लेकिन ये थिन शीट नहीं है अभी। थिन शीट का मतलब क्या है, थिन शीट का मतलब है ओनली वन लेयर ऑफ एटम्स शुड बी प्रेजेंट। केवल एटम्स की एक ही लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए और कोई दूसरी लेयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए।
तो इसका मतलब इसके ऊपर में फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर में फिर इधर से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इधर से भी स्ट्राइक होगा, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो अल्टीमेटली कम से कम कितना पतला हो सकता है, कम से कम उतना पतला हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक एटम की जगह ही बच जाए, सिर्फ और सिर्फ एक एटम की जगह ही बच जाए। अब देखो एक एटम यहाँ पे अवेलेबल हो गया, इतना पतला शीट बना दिया कि सिर्फ एक ही एटम यहाँ पर बचा। अब आप सोचो, एटम्स तो दिखते नहीं है, एटम्स दिखते हैं क्या, नहीं दिखते ना। तो ये जो शीट बनी होगी, इसकी जो थिकनेस होगी, ये जो थिन फॉइल बनी होगी, इसकी थिकनेस किस में होगी, इसकी थिकनेस होगी एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम्स में, पिकोमीटर्स में, लेकिन एंगस्ट्रॉम इज लाइक ये इजीली अंडरस्टेबल यूनिट। तो इतनी पतली शीट बनानी थी, क्यों, क्योंकि एक ही एटम हो। अब आप सोचो, एक एटम मत समझो इसको, इसको आप ऐसा समझो, इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि अपन को ये पता चले कि ये सारी कहानी क्या है, क्योंकि तभी अपन को ऑब्जर्वेशन समझने में मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो एक अपन ने ले लिया, कोई अपन ने एक 3D ऑब्जेक्ट ले लिया, 3D स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब आप देखो, ये जो 3D ऑब्जेक्ट है अपन ने बहुत जूम करके बनाया, बहुत बड़ा बनाया। अब देखो, जब अपन इससे अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, कुछ नहीं हो रहा है इन अल्फा पार्टिकल्स को, ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही इजीली जो हो रहे हैं वो इसमें से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, बहुत इजीली इसमें से पास हो रहे हैं, राइट। देखो ऑब्जर्वेशन मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझा तो दूं एक बार ऑब्जर्वेशंस क्या होती है। इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो ऐसा इस डायरेक्शन में चले गए, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे चले गए, वो इस डायरेक्शन से इधर की तरफ चले गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसा इधर की तरफ, कुछ पार्टिकल्स ऐसे, और कुछ पार्टिकल्स ऐसा बाउंस बैक कर गए। यही तो अभी अपन ने पढ़ा ना, हाँ या ना। तो अब देखो इससे मतलब इससे अपन को क्या पता चला, तो देखो जब अपने पास में केवल एटम एक ही होगा, तो यहाँ पर पीछे दूसरा एटम नहीं होगा ना इधर, तो इसका मतलब हमारे को ट्रू रिजल्ट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस है ना, हाँ या ना। तो ट्रू रिजल्ट गेन करने के लिए हम लोगों ने थिन शीट, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस आए, जो अपने पास रिजल्ट्स निकल के आए, वो परफेक्ट रिजल्ट्स के, नियरली परफेक्ट रिजल्ट्स निकल के आए। दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बेसिक एक्सपेरिमेंट सीख लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन लिखने में थोड़ी हमारी इजीनेस क्रिएट हो जाए। देखो अब एक ही एटम को लेना है मेरे को तो सबको लेना नहीं है, ठीक है। इसके बाहर क्या है, यू फॉर्म में या यू के फॉर्म में शीट लगी हुई है, ठीक है। इधर से कौन से पार्टिकल्स आएंगे, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, राइट। अब देखिए पहले एक बार ये अल्फा पार्टिकल्स मार्क कर लेते हैं। देखो आप खुद देखते जाओ कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे हैं और इससे पास होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप अल्फा पार्टिकल्स यहां से भी आएंगे तो ये अल्फा पार्टिकल्स भी यहां से चले जाएंगे बिना कोई डिफ्लेक्ट हुए हुए, यहां से सीधे सीधे निकल जाएंगे। ये अल्फा पार्टिकल्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स और आते हैं और वो भी बिना डिफ्लेक्ट हुए यहां से निकल जाते हैं, राइट। यहां तक अपन को समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स अपन बोल रहे थे ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लो हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए यहाँ से सीधे सीधे बाहर निकल गए। मतलब एक लाइन एक बात समझ में आई क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम
इज एम्प्टी। एटम का लगभग पार्ट क्या है? खाली है। अभी तक देखो मेरी बात समझो, कंफ्यूज मत हो, अभी तक हमने मॉडल नहीं पढ़ा। मैंने अभी आपको ये थोड़ी बोला है कि एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, इसका मास कहाँ पे होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला ना अभी अपन ने। तो अभी अपन तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन मेरे पास निकल के क्या आई कि भाई जब सारे के सारे पार्टिकल सीधे सीधे निकल जाते हैं, ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर भाग कैसा होता है? खाली होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्लियर? अब देखो कुछ ऐसे रेज हैं, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कुछ चेंज महसूस करते हैं। तो देखिए कैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे सीधे आते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और यहां पर ब्राइट स्पॉट बनाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स और हैं जो कुछ ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर भी कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे तो वो इधर की तरफ आ जाएंगे। राइट? यही चीजें अपन लोगों ने इसमें देखी है। इसका मतलब अगला जो मेरा पार्ट है वो ये है कि अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे को हुआ वहां पे। बोला ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ होगा? तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे कुछ पॉजिटिव जैसा कुछ होगा तो पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करेगा ना। सेम चार्जेस कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है यहां पर कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। मतलब जिसके अंदर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। राइट? तो इसका मतलब ये हुआ इन एटम positive charge is centered at is present, लिख लो, है ना, is present at the center of एटम। एक एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकल के आई। अब देखिए भाई, अगली देखिए, ये वाली जो रे है ये एकदम इसके सामने आ गई है, पॉजिटिव चार्ज के एकदम सामने आ गई है, इस पॉजिटिव सेंटर के एकदम सामने आ गई है। तो देखो पहले थोड़ी दूर दूर से आ रही थी, तो दूर दूर ही क्या हो रही थी, मतलब ज़्यादा दूर थी तो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी ज़्यादा पास आ गई तो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। अब तो एकदम सामने ही आ गई है, तो इसका मतलब मैक्सिमम डेविएशन होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे होता है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसका कि ये क्या करता है भाई, इस रास्ते से आई है और इसी रास्ते से वापस आना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया? 180 डिग्री का ही तो बन रहा है। बाउंस बैक तो यही हुआ ना, पहले पार्टिकल इधर था, अब ये इधर जा रहा था, तो अब आप बताओ कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 90 से कम। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इधर आके इधर जा रहे थे, तो इसका मतलब अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 90 से ज़्यादा, ये तो बन रहा था ना। लेकिन ये तो एकदम सामने ही आ गया, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन ऐसे जो पार्टिकल्स है बहुत ही फ्यू पार्टिकल्स होते हैं ना, ये फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद रखने में और समझने में दिक्कत होता है तो आप क्या कर लीजिए, इसको नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, A B C D E F G H I J और K। दूसरी साइड पे लिख दीजिए A डैश B डैश C डैश I डैश J डैश और K डैश। ठीक इसी तरह से
ये हो गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डैश। नेक्स्ट हो गया ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डैश। नेक्स्ट हो गया एफ, तो यहीं पे आप मेंशन कर दीजिए कि ये हो जाएगा एफ डैश, क्योंकि वापस आ गया ना घूम के। तो ये हो गया जी, तो यहाँ पे बन जाएगा जी डैश और इधर बन जाएगा हमारा एच डैश। तो सारी रेज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स है जो पूरे पूरे बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया? इससे रिजल्ट निकल के आया एट सेंटर ऑफ एटम positively charged part is known as न्यूक्लियस। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहीं से क्वेश्चन निकल गया है। ये तीनों हमारे कंक्लूजन है, तीनों क्या है? हमारे कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशन अभी मैं सामने लिख दूंगा, वैसे मैंने आपको समझा दिया भाई। पहला, एटम के सारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डाइवेट हो गए। 20-30 हजार में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन थी, उनसे क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिए, राइट, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि भाई ये सारा काम किसने किया? अभी तक रदरफोर्ड ने किया। अब रदरफोर्ड इसके बाद क्या बताएगा? अपना मॉडल आपको समझाएगा, राइट। तो आई थिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग से ऑब्जर्वेशन नहीं लिखूं। ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट्स आए वो अपना काम क्लियर हो गया, राइट। अब मैं बात कर रहा था अभी कि क्वेश्चंस बना था। एक क्वेश्चंस ये बना, पहली बार नाभिक की अवधारणा, पहली बार न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? जे थॉमसन ने तो कभी बोला ही नहीं था, ठीक है। पहली बार किसने दिया था? बाद में तो बहुत सारे साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, पहली बार किसने दिया था? तो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने अपन को क्या बताया था कि भाई एटम के अंदर में एक नाभिक भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नाभिक के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो नाभिक की अवधारणा, नाभिक का कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, ये हम लोग को पहली बार किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था, राइट। यहां तक अपन को समझ में आ गया। अब अपन लोग यहाँ पर एटम्स का मॉडल समझने की कोशिश करते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल होता क्या है। अब रदरफोर्ड ने जो इतना डिस्कशन किया, उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स निकल के आया उसको इसने पोस्टुलेट्स में लिख दिया। मतलब आप अपन पढ़ तो मॉडल ही रहे हैं। तो देखिए इसने सबसे पहला चीज़ क्या बोला था? सबसे पहला चीज़ इसने बताया कि एटम में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज positively charged part of an atom in which mass of an atom is assumed to be concentrated। मतलब न्यूक्लियस एक ऐसी जगह है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ साथ उस जगह का, मतलब न्यूक्लियस की एक और खास बात है कि वहां पे क्या होना चाहिए? एटम का मास वहां पर होना चाहिए। मतलब पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड होना चाहिए, एक बिंदु पर होना चाहिए, पूरी जगह फैला हुआ नहीं होना चाहिए, थॉमसन मॉडल की जैसे। तो इसका मतलब देखो दोनों मॉडल बिल्कुल अलग हो गए ना, राइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स both should be present in the nucleus and collectively they are known as nucleons। न्यूक्लियॉन्स को हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय कण। कि नाभिक में कौन कौन से कण अवेलेबल हो सकते हैं? तो नाभिक में 2 कण अवेलेबल हो सकते हैं, 2 पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज न्यूट्रॉन। ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इनको कलेक्टिवली एक साथ अगर बोलना हो तो इनको अपन लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर बात करेंगे। तो इसने 2 चीज़ें बताई भाई। सबसे पहला नाभिक क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद बताया नाभिक में मास इसका जो होता है, न्यूक्लियस में इसका जो मास होता है वो कंसंट्रेट होता है। फिर एक और चीज़ बताया कि न्यूक्लियस में 2 चीज़ें रहती है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन।
राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी एटम में कोई पार्ट होता है क्या? यस, एटम में पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द पार्ट ऑफ एटम अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस in which electron revolves around the nucleus। एक ऐसा पार्ट नाभिक के अलावा एटम का ऐसा पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं नाभिक के आसपास। जैसे भाई ये आपका हो गया नाभिक, न्यूक्लियस, इसके बाहर कुछ ऐसी शेल्स बनी हुई होंगी, इन शेल्स में क्या होता होगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होगा। तो ये सारा पार्ट क्या है? इसके अलावा ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है क्या एक्चुअल में? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ही तो है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गए ना। देखो इस तरह से समझना है अपन लोगों को कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से भी कोई क्वेश्चन बनता तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। रदरफोर्ड के पॉइंट से अपन को समझ में आ गया। तो मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट ट्रू फॉर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अब आपको हर पॉइंट पता है तो कौन सा गलत होगा ये आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद पहले भी आप लोगों को चीज़ें आती थी, राइट ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला पार्ट जो है वो अगला पार्ट है मेरे पास में कि अब ये मॉडल एक्चुअल में है कैसा। तो देखो ये मॉडल एक्चुअल में है कैसा, ये थर्ड पॉइंट से अपन को समझ में आता है। भाई आपने कहा कि एट द सेंटर न्यूक्लियस इज देयर एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तो इसका मतलब ये जो मॉडल हो गया ये तो ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम जैसा हो गया ना। दिस मॉडल resembles like planetary system in which nucleus plays the role of sun and electrons play the role of planets। हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, वहाँ पे सेंटर में क्या होता है? सन, उसके बाहर क्या होता है? मरकरी, उसके बाहर वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, दैट इज सन। इसके बाहर सम इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग इन दिस शेल, सम इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग। ये पूरा कंप्लीट होता है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप खुद ही बताओ, राइट। तो इसका मतलब ये मॉडल किसके जैसा है? प्लैनेटरी सिस्टम के जैसा है, जिसमें सेंटर पे जो चीज़ रखी हुई है वो सन के तरह से ट्रीट होती है, सन का रोल प्ले करती है। और रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये सब किसकी तरह से रोल प्ले करते हैं? प्लैनेट्स की तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और उसने जो है अपन को कैलकुलेशन बताई थी, तो वो कैलकुलेशन क्या है वो एक बार देख लो अब आप लोग। कैलकुलेशन है, अब देखो कैलकुलेशन की बात अपन करते हैं, लेकिन उससे पहले समझो इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। कौन से पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ ही तो है। अपन एक बात बताओ, एटम को हम लोगों ने क्या ट्रीट किया है? स्फीयर की तरह ट्रीट किया है। तो थॉमसन मॉडल से सिर्फ हमने एक ही वर्ड उठाया कि एटम कैसा होता है? स्फीयर के जैसा होता है। वही तो, उसी के बेसिस पे तो सारे एक्सपेरिमेंट किया। आपको अभी एक डायग्राम बना के बताया था, ABCDEFGH ऐसी बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स बताए थे। वो सब में क्या रखा था? एटम को कैसा माना था? स्फीयर माना था ना, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर में अगर कभी भी रिवॉल्यूशन होता है तो वो सर्कुलर ही हो सकता है,
राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा रिवॉल्व करते हैं, सर्कल की जैसे। अब एक बात बताओ, बचपन में ऐसा हम सब ने किया होगा कभी ना कभी कि एक रस्सी पे पत्थर बांध लो आगे की तरफ और उसका ऐसा गोल 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 रिवॉल्व करो, किए होंगे ना ऐसे। तो जब आप लोगों ने ऐसा किया तो गलती से अगर रस्सी टूट जाए या वो धागा टूट जाए तो क्या होता है, वो स्टोन किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। कभी भी सर की तरफ नहीं आएगा वो स्टोन, हमेशा कितना भी तेज घुमा लो कितना भी धीरे घुमा लो वो हमेशा और हमेशा स्टोन किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। अब देखो, और यहां पर क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, समझने के लिए अपन ने बना दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब केंद्रीय बल लग रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से, क्यों लग रहा है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है ना, तो उसकी वजह से आउटसाइड डायरेक्शन में बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसने बोला कि एटम के अंदर में दो टाइप के फोर्स होते हैं। फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इक्वल होना चाहिए कूलामिक अट्रैक्शन फोर्सेस। कूलामिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्यों, इसको कूलामिक अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हो। देखो भाई, स्थिर वैद्युतिकी या किसी भी तरह से समझा जाए, है तो आयन्स ही ना, है तो चार्जेस ही ना, अपोजिट चार्जेस है और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट अपना क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये कूलामिक अट्रैक्शन फोर्सेस है। तो क्या सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी इधर अट्रैक्शन, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हर जगह पर। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर अट्रैक्शन और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हर जगह पर ये क्या रहता है, बैलेंस रहता है। सो इस एटम के अंदर में देयर आर टू डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट। फर्स्ट कूलामिक अट्रैक्शन फोर्सेस एंड सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्किंग outwards from the atom and Coulombic attraction force is coming towards the nucleus. So these two forces are balanced at every point of time. These forces are balanced at every point of time in an atom. मतलब कि एटम चाहे किसी के साथ में रिएक्शन करे या किसी के साथ में रिएक्शन ना करे, हमेशा और हमेशा ये दोनों फोर्सेस तो क्या रहेंगे, दोनों फोर्सेस तो हमेशा बैलेंस रहेंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कोई एक फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब हमने कहा कि जी दो फोर्सेस हैं, एक लेफ्ट साइड में लग रहा है एक राइट साइड में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, बट दे विल को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए। तो देयर आर 5 पॉइंट्स दैट हैज बीन गिवन बाय द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने न्यूक्लियस बताया था। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा था कि एटॉमिक मास कहां पर होना चाहिए, न्यूक्लियस में होना चाहिए। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया, रदरफोर्ड ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का कॉन्सेप्ट दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज 2 पॉइंट्स हैव बीन गिवन, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है प्लेनेटरी सिस्टम का है और सेकंड पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। आई थिंक यहां तक का पार्ट अपन लोगों को समझ में आता है, राइट। तो देखिए रदरफोर्ड का किसी भी मॉडल के बारे में अगर अपन को पढ़ना हो तो अगर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो पहले एक्सपेरिमेंट जाने। अब जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वी नो दैट कि देयर मस्ट बी सम ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बेसिस पे ही तो मॉडल डिस्क्राइब किया ना।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपना यहां पे अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, आप सब जानते हो रदरफोर्ड का मॉडल आज हम लोग नहीं चलाते हैं। आज हम लोग कौन सा मॉडल पढ़ते हैं? बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कोई ना कोई लिमिटेशन तो रही होगी ना, कोई ना कोई कमी तो रही होगी ना। तो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? कौन सी है वो लिमिटेशंस जो अपन लोगों को यहाँ पर जाननी चाहिए? तो एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ यहाँ पर कि रदरफोर्ड बोलता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, अभी अपन ने पढ़ा था ना, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने चाहिए, राइट? इसने यही तो कहा। तो एक बार चलो देख लेते हैं इसी चीज को। अब अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट इसने जो अपन को बताया वो क्या बताया? ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे अपन बहुत सारी शेल्स बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, मान लीजिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, आई एम सेइंग यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहां पर मैं ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, but how many electrons are present in which shell is not given by the Rutherford's atomic model. रदरफोर्ड ने ये तो बोला कि न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होगा वहां एटम होगा, लेकिन ये तो नहीं बोला ना फर्स्ट शेल में कितना होगा, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, नो कैलकुलेशन फॉर number of electrons in any shell। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसकी कोई कैलकुलेशन अपने पास में नहीं दी हुई है, ठीक है? अब जब इसकी कैलकुलेशन ही नहीं है तो एक बात बताओ, मैंने बोल दिया कि मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें रखना चाहता हूं, फर्स्ट शेल में ही रखना चाहता हूं, सारे के सारे रख देता हूं, यहां से निकाल के इधर रख देता हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ लाइक आई एम ए साइंटिस्ट, तो अगर आप भी स्टूडेंट्स आज के 10 साल 5 साल बाद जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आप ये बोल सकते हो सर सबसे पास रखने की क्या जरूरत है, मैं इसको उठा के सेकंड शेल में या थर्ड शेल में भी रख सकता हूँ, हो सकता है लास्ट शेल में भी रख देते होंगे। तो देयर शुड बी सम डिफरेंस, कोई डिफरेंस होना चाहिए, या सर जहां मन करे वहां उठा के रख दो, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो चाहे फाइनल में रखो, डज इट मेक एनी डिफरेंस? डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस। देखो कैसे, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या चीज है ये? न्यूक्लियस। और ये जो मैंने यहां पे सब ये मार्क किए हुए ये सब है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज वाले होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने इसको पास रख दिया तो इसका मतलब इट वुड क्रिएट मोर अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इनटू एन एटम। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को फर्स्ट शेल में नहीं रखना है, मेरे को सेकंड में रखना है या थर्ड में रखना है या फोर्थ में रखना है, सो व्हेनेवर द डिस्टेंसेस इंक्रीजेस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जब दूरी बढ़ती जाती है तो स्थायित्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अपन ऐसा नहीं बोल सकते फर्स्ट शेल में सारे रख दो, सेकंड में भी कुछ रखने पड़ेंगे, थर्ड में भी कुछ रखने पड़ेंगे, सो दैट एटम वुड बी स्टेबलाइज्ड इन एन मैक्सिमम ऑर्डर। तो उसकी कैलकुलेशन कौन बताएगा? उसकी कैलकुलेशन बतानी थी किसको? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने तो नहीं बताई। तो दूसरा जो पॉइंट मेरे पास जो इसकी कमी निकल के आई वो क्या निकल के आई? इट कुड नॉट एक्सप्लेन the stability order of electrons present in an atom, right? अब देखिए एक बड़ी डिस्कवरी अब अपन लोग यहां पर करने वाले हैं। जो थर्ड लिमिटेशन है उसके लिए अपन को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो अभी अपन लोग एक डिस्कस कर रहे हैं कि एक रस्सी पे एक धागे के ऊपर एक पत्थर बांध लीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए। जब तक आप एनर्जी देते रहेंगे तब तक वो स्टोन घूमता रहेगा। जैसे ही आपने हाथ को घुमाना बंद किया वो धीरे 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 रिवॉल्व होगा और वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा, रुकने वाली स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट
क्या करना चाहता है, अपनी एनर्जी लूज करता है, करना नहीं चाहता वो खुद, लेकिन उसकी एनर्जी क्या होती है, लूज होती है, राइट। तो अब देखो इसको थोड़ा सा अपन लोग डिटेल में जानते हैं। ये दो लिमिटेशन तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो एक साइंटिस्ट है जिसने ये थर्ड पॉइंट को डिस्कस करवाया। साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर वो रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होना चाहिए। सर्कुलर मोशन अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करता है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से समझ में क्या आया, इस कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि जे मैक्सवेल ने जो थ्योरी बनाई है वो थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल एंड एज वेल एज सर्कुलर मोशन में भी तो मूव कर रहा है ना, वो सर्कुलर पाथ पे ही तो मूव कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो अब अपन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को इससे डिस्कस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की और डिटेल मैक्सवेल के पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं। अब मैक्सवेल ने कहा क्या है वो सुनो। मैक्सवेल ने कहा, वही स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं जो मैक्सवेल ने कहा है, चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग और मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ loses its energy during motion। मतलब आसान भाषा में बोले तो जे मैक्सवेल बोलता है कि अगर आप यहां से उठ के इधर की तरफ चल रहे हो तो वो फ्री में नहीं हो रहा है, यू नीड टू लूज सम एनर्जी। आपकी बॉडी से एनर्जी लूज होगी। आप इधर की तरफ जा रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, कोई भी काम फ्री में नहीं हो रहा। इफ यू विश टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर यू नीड टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से निकल के यहां पर आना चाहता है, तो ये काम फ्री में नहीं होगा, मतलब इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई है ना। अब इस पॉइंट से समझना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कहां जाएगा, वो कैसा बिहेवियर करेगा, ये चीज जान लेते हैं तो बस अपने को पूरी मैक्सवेल की थ्योरी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। अब आप मुझे बताइए, स्टोन वाला एग्जांपल लेते हैं। एक पत्थर बांधा हुआ है रस्सी के साथ में, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, आपने एनर्जी देना बंद कर दिया तो वो स्टोन धीरे 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 घूम के और आपके सर के ऊपर में गिर जाएगा। ऐसा होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टोन जब आपके सर के ऊपर गिरेगा, मतलब अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे, अपनी सेंटर पोजीशन पे आता है ना, तो बात समझिए। अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, देखो यहां पर क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लगते हैं, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड कूलामिक अट्रैक्शन फोर्स। दो फोर्सेस लगते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन अब हमने कहा कि इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो एनर्जी कम होने का मतलब क्या, हमको कैसे पता चला एनर्जी कम हो गई भाई? हमको ना तो इलेक्ट्रॉन दिखता है ना हमको प्रोटॉन दिखता है, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो देखो अब इस चीज को समझो, इसका पता कैसे चलेगा। ये जो है, जैसे अब अगर आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं कि यहां पे टू अपोजिट चार्जेस है, तो K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब मेरी बात समझना, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये जो पार्टिकल है अपनी एनर्जी लूज करता है। ढंग से समझना, बहुत आसान काम है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो फॉर्मूला होता है। एनर्जी कम, ये तो बोल रहा है ना, देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ो, एनर्जी कम होना चाहिए। तो जब एनर्जी कम होना चाहिए तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट कम होना चाहिए। अब बताओ क्या कूलामिक अट्रैक्शन फोर्स
कम हो सकता है क्या? अगर कूलामिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो वो तो अंदर की तरफ चला जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स और कूलामिक फोर्स ये दोनों तो हमेशा ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अगर एनर्जी को कम होना है तो क्या चीज को कम होना पड़ेगा? डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा। कौन सी डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा? जिनके बीच में हमारा, या डिस्प्लेसमेंट जिनके बीच में हमारा ये फोर्स लगाया जा रहा है, यही तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब कुछ ऐसा डायग्राम, ये ऐसा फिनोमिना होना चाहिए। देखो वो फिनोमिना क्या है, एक बार आप समझो कि वो फिनोमिना क्या है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर में रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन अब हुआ क्या? एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब है कि भैया फोर्सेस तो कम नहीं हो सकते, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमेशा लगेंगे। तो क्या चीज कम हो जाएगी, या क्या चीज कम होनी चाहिए? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए। तो अब देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, तो पाथ कैसे बनेगा? अब आप देखिए, पाथ जो बाहर बन रहा है वो नहीं बन के कुछ और ही पाथ बन गया यहाँ पर, राइट। अब आप देखिए धीरे 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 इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। डिस्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन फोर्सेस अभी भी बैलेंस्ड है। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर में आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, राइट। इसका मतलब तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो जे मैक्सवेल ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में आके गिर जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? 10⁻⁻8 सेकेंड्स लगता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द जे मैक्सवेल कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर आने में, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आने में? क्लियर? कितना टाइम लगता है? 10⁻⁻8 सेकेंड्स लगता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अंदर ही आ गया तो रदरफोर्ड का तो पूरा मॉडल की वाट लग गई। रदरफोर्ड तो पूरा मॉडल ही उसका फेल हो गया। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई या तो ये थ्योरी गलत है, मैक्सवेल वाली थ्योरी, लेकिन अगर ये थ्योरी सही है तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो गलत है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे, 3 लिमिटेशंस जिनके बेसिस पे हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड किया। तो रदरफोर्ड के बाद कौन सा पढ़ना चाहिए? बोर का मॉडल पढ़ना चाहिए। बट बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले अपन को कई नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।